चलिए भाई शुरू करें। इस प्रैक्टिस सेट में भी अच्छे प्रश्न हैं। तुम्हारी कसम फिर अच्छे प्रश्न हैं। क्वेश्चन नंबर पहला पढ़ो। अच्छा चलो। तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग किस युद्ध में मुगलों ने किया था? तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग किस युद्ध में मुगलों ने किया था? तो सबसे पहले इस युद्ध नीति को समझें। देखिए, इस युद्ध नीति का प्रयोग जो किया था सबसे पहले बाबर ने किया था। बाबर ने। किसने? बाबर ने। और तुगलमा जो युद्ध नीति थी उसमें होता क्या था, सैनिकों को व्यवस्थित ढंग से सजाया जाता था। जैसे पूरब में कुछ, कुछ पश्चिम में कर दिए, कुछ उत्तर, कुछ दक्षिण, यानी चक्रव्यूह की रचना की जाती थी स्पेशल प्रकार से। इस युद्ध नीति को बोलते थे तुगलमा युद्ध नीति थी। बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में इसका प्रयोग किया था। किसमें? पानीपत के प्रथम युद्ध में। साथ में बाबर ने यहाँ पर एक विधि और अपनाई थी युद्ध जीतने के लिए, जिसका नाम था उस्मानी विधि। उस्मानी विधि का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। उस्मानी विधि में क्या होता है कि तोप को बीच में रखते हैं और साइड से कुछ जगह छोड़ दी जाती थी। और इसी दोनों युद्ध नीतियों का प्रयोग करके बाबर ने पानीपत का पहला युद्ध जीत लिया था। युद्ध जीतने के लिए भी बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। वो किसी का डायलॉग है कि रणभूमि में युद्ध करने से पहले मनभूमि में एक युद्ध करना पड़ता है। लाठी डंडे से थोड़ी ना युद्ध जीते जाते हैं। ठीक समझ में आ गया भैया? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में, और पानीपत का प्रथम युद्ध होता जो है वो बाबर और कौन? इब्राहिम लोदी के बीच में। इब्राहिम लोदी के बीच में यह युद्ध होता है, पानीपत का प्रथम युद्ध। कब होता है भैया मेरे? 1526 में। क्लियर है? 1526 में। क्वेश्चन नंबर दूसरा आ जाओ। रेडियोधर्मी प्रदूषण से संबंधित निम्न कथनों में कौन सा कथन सही है? ओछा इस वजह से डाले हैं कि पसीना निकल रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो मंगोछा तौलिया ना देखो, पढ़ो खाली। अरे यार, हाँ। रेडियोधर्मी प्रदूषण से संबंधित निम्न कथनों में कौन कौन से कथन सही हैं, ये बताओ जरा। एक रेडियोधर्मी प्रदूषण होता है जिस समय आपको मालूम होगा मोबाइल, 5G, 6G, तमाम पक्षी गायब हो गए। ये सब रेडियोधर्मी प्रदूषण है। जहाँ पर मान लीजिए परमाणु भट्टियाँ लगी हुई हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा टावर लगे हुए हैं, वहाँ पर रेडियोधर्मी प्रदूषण होता है। सर्वाधिक रेडियोधर्मी प्रदूषण आपको मिलेगा केरल राज्य में। कहाँ पर? केरल में। अब इससे प्रभाव क्या क्या पड़ते हैं उसको देखो। ये पशुओं में आनुवंशिक परिवर्तन लाता है, सही बात है। तमाम पशु पक्षी अब गायब हो चुके हैं, ये सही कथन है। यह रक्त संचार में व्यवधान पैदा करता है, बिल्कुल सही बात है। और यह कैंसर पैदा करता है, बिल्कुल सही बात है। जो आपका रेडियोधर्मी प्रदूषण होता है इससे बोन कैंसर होता है, ब्लड नहीं, बोन कैंसर। बोन कैंसर होता है। आपने देखा तमाम लोगों को माइग्रेन की बीमारी होती है, चिचड़ापन आने लगता है, ज़्यादा देर तक सारा मोबाइल चलाओ तो खोपड़ी में दर्द और होने लगता है। ये सब जो हैं रेडियोधर्मी प्रदूषण से होते हैं। पशुओं में आनुवंशिक परिवर्तन, रक्त संचार में व्यवधान और कैंसर होता है। तो इसका आंसर होगा पहला, तीसरा और चौथा, यानी ऑप्शन सी। मृदा में विद्यमान विभिन्न खनिजों में असंतुलन होता है, तो मिट्टी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये हमारे शरीर पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। भारत में ओशनिक नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ओशनिक नेशनल पार्क बताओ भैया। अब किसका मैसेज है? बना रहे चलो। हाँ बताओ भैया। ओशनिक नेशनल पार्क सुंदरवन, चिल्का झील, निकोबार आइसलैंड में या कच्छ में? तो ओशनिक नेशनल पार्क जो है कच्छ में स्थित है। और कच्छ कहाँ पड़ता है? गुजरात में। ठीक। सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। कौन बनाता है सबसे बड़ा डेल्टा? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ। ठीक। चिल्का झील कहाँ पर है? उड़ीसा में है। चिल्का झील कहाँ पर है? उड़ीसा में है। तो इसका आंसर होगा ओशनिक वाले का कच्छ यानी गुजरात। क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ। नल्ला मलाई की पहाड़ी किस राज्य में है? नल्ला, जो बेरोजगार होते हैं उन्हें गांव में नल्ला बोलते हैं। नल्ला जैसे बैठे रहते हैं, वही पहाड़ी पूछी गई है। नल्ला मलाई की पहाड़ियाँ किस राज्य में है? केरल, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश या राजस्थान? तो इसका आंसर होगा नल्ला मलाई की पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। और आंध्र प्रदेश में कौन कौन सी पहाड़ियाँ ये भी नोट कर लो। एक नागरी नामक पहाड़ी है। कौन सी? नागरी है। एक पालकोंडा है, पालकोंडा है। एक अरमाकोंडा है, अरमाकोंडा है।
ठीक। एक शेषाचलम की पहाड़ियाँ हैं, शेषाचलम, जो सब पूछी गई हैं, ये फालतू में नहीं लिखाए रहे हम। आंध्र प्रदेश में नल्ला मलाई हो गई, नागरी हो गई, पालकोंडा, अरमाकोंडा और शेषाचलम नामक पहाड़ियाँ हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन नंबर 5 पे, अष्टमुदी झील किस राज्य में स्थित है बताओ। अरे यार, अष्टमुदी झील केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या मणिपुर, ये तो बता ही दियो यार। देखो, अष्टमुदी झील केरल में है। केरल में 3 झीलें बहुत प्रसिद्ध हैं, सब लोग खोपड़ी में डाल लो। एक तो अष्टमुदी हुई गई, एक भैया बेमनाद झील, बेमनाद झील, और एक है पेरियार, पेरियार झील। अष्टमुदी, बेमनाद और पेरियार तीनों झीलें कहाँ पर स्थित हैं? केरल में स्थित हैं, याद रखना। ठीक, लाइट आई। महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने कराया था बताइए। महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण चालुक्य द्वारा, चोल वंश द्वारा, चंदेल द्वारा या पल्लव शासकों द्वारा। तो महाबलीपुरम के जो रथ मंदिर का निर्माण कराया था, पल्लव वंश का एक शासक था जिसका नाम था राष्ट्रकूट, नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम ने कराया था। किसने कराया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। चंदेल शासक ने खजुराहो मंदिर बनवाए थे, खजुराहो मंदिर। एक खजुराहो मंदिर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। क्लियर, अब याद हो गया? ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 पर आओ। कुषाण शासक कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था? कुषाण शासक कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था? क्वेश्चन नंबर 7 बताओ। बिल्कुल सही जवाब, 2 लोग गलत दे रहे, एक सही बता रहा। महायान। कौन शाखा? महायान। अब आपको मालूम होगा कि चौथी बौद्ध संगति हुई थी। चौथी बौद्ध संगति, बौद्ध संगति कहें, बौद्ध सम्मेलन कहें, एक ही बात है, का आयोजन कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। ठीक। उसमें क्या हुआ था कि बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था। एक हीनयान शाखा बनी थी और एक महायान शाखा बनी थी। और चौथी बौद्ध संगति कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में। तो बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया, एक शाखा बनी हीनयान और एक शाखा बनी महायान। तो कनिष्क ने किस शाखा को अपना लिया? महायान शाखा को अपना लिया था। क्वेश्चन नंबर 8 पर आओ। नवीनतम खोजों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर भारत में कौन सा है? नवीनतम खोजों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर भारत में कौन सा है बताइए। इसका आंसर होगा राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। और ये सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल है। और सबसे बड़ा स्थल वैसे पूछा जाता पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का तो मोहनजोदड़ो है, क्योंकि मोहनजोदड़ो पड़ता है अपने सबसे प्रिय मित्र पाकिस्तान के यहाँ। ठीक। धौलावीरा कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। हड़प्पा कहाँ पर है? ये भी पाकिस्तान में है। तो ध्यान रखना, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल भारत में पूछा जाए तो राखीगढ़ी बताओगे, वैसे पूछा जाए तो मोहनजोदड़ो बताओगे। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत पूछी जाए तो मोहनजोदड़ो में है। और सबसे बड़ा स्नानागार पूछा जाए बाथरूम टाइप का तो भी मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9। पुस्तक द स्पिरिट ऑफ इस्लाम के लेखक, स्पिरिट ऑफ इस्लाम के लेखक बताओ। मोहम्मद अली जिन्ना, छोड़ ही दो। लियाकत अली, सैयद अहमद खान, सैयद अमीर अली। तो स्पिरिट ऑफ इस्लाम के लेखक हैं सैयद अमीर अली। कौन है भैया? सैयद अमीर अली। अब इसमें कोई व्याख्या तो करना नहीं है, अब जहाँ व्याख्या होगी हम खुद ही बता दिए। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय बताओ। रमेश चंद्र दत्त, गोपाल कृष्ण गोखले, व्योमेश चंद्र बनर्जी, दादा भाई नौरोजी। अब यहाँ पर काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होगा। मैंने क्वेश्चन पूछा कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी हैं। चुनाव हार गए थे लेकिन।
और अगर आपसे पूछा जाता कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय, सिलेक्टेड भारतीय, तो आंसर बदल जाएगा, तो दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। चुनाव लड़ा था सबसे पहले व्योमेश चंद्र बनर्जी ने, चुनाव हार गए थे, लेकिन जीत किसने लिया था? दादा भाई नौरोजी ने, ये चुन गए थे। ध्यान रखना भैया, क्लियर है? व्योमेश चंद्र बनर्जी का नाम। अगला, त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? पहले हम पूरी घटना बता दें। देखो, कांग्रेस के हर साल अधिवेशन होते थे। कांग्रेस उस समय बड़ी पार्टी थी। आज भी देख लो, कांग्रेस फिर उठ रही है, देखना भी 4 तारीख को। हाँ भाई, तो कांग्रेस के हर साल अधिवेशन होते थे। एक अधिवेशन हुआ था हरिपुरा में। हरिपुरा पड़ता है गुजरात में। ये अधिवेशन हुआ था 1938 में। ठीक, कांग्रेस का अधिवेशन होता है, मीटिंग होती है, और इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। सबको मालूम है कौन था? सुभाष चंद्र बोस थे। दोबारा सुनो, दूसरा अधिवेशन 1939 में त्रिपुरी में होता है। त्रिपुरी का पड़ता है, एक जगह पड़ती है मध्य प्रदेश में। त्रिपुरा मत समझ लेना। का एक बार क्वेश्चन पूछा गया था पीसीएस में कि त्रिपुरी अधिवेशन भारत के किस राज्य में हुआ, तो लोगों ने त्रिपुरा पर टिक कर दिया। 1939 में हुआ। तो कांग्रेस में 2 प्रत्याशी खड़े हुए। एक महात्मा गांधी के प्रत्याशी खड़े हुए, उन्होंने अपना प्रत्याशी खड़ा किया, जिनका नाम था पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया। और विरोध में कौन खड़े थे? सुभाष चंद्र बोस। बहुत बड़ा नेता था भाई, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के प्रत्याशी पट्टाभी सीतारमैया को हरा दिया। किसको हरा दिया? पट्टाभी सीतारमैया को हरा दिया। गांधी जी को ये बात, खुद अध्यक्ष बन गए। गांधी जी को ये बात नागवार गुजरी कि हमारा प्रत्याशी हार गया। गांधी जी धरने पर बैठ गए। सुभाष चंद्र बोस को ये नौटंकी पसंद नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसे पद को हम लात मार देते हैं। गांधी जी नौटंकी कर रहे थे, तो सुभाष चंद्र बोस ने अपना इस्तीफा दे दिया, और इस्तीफा देने के बाद दूसरा अध्यक्ष बना दिया कि चलो ना हम रहेंगे ना तुम बनो, हमें पद का लालच नहीं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को त्रिपुरी संकट के बाद अध्यक्ष बना दिया। इस प्रश्न का आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और खुद अपनी एक संस्था बनाई, और अपनी संस्था का नाम रखा, किसने बनाई? बोस ने। बोस ने अपनी खुद की एक संस्था बनाई जिसका नाम रखा फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में की। तो ये था त्रिपुरा संकट, गांधी जी का कलेश। 12, स्वतंत्रता आंदोलन में लीडर नामक समाचार पत्र किसने शुरू किया था? लीडर नामक समाचार पत्र, बताओ। कौन? गलत। लीडर नामक समाचार पत्र शुरू किया था पंडित मदन मोहन मालवीय। किसने शुरू किया था? मदन मोहन मालवीय। अब इनके बारे में समझ लो। मदन मोहन मालवीय को महामना भी कहा जाता है, महामना। और इनको महामना की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी ने दी थी। ये नया प्रश्न याद रखना, महामना की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी। पंडित मदन मोहन मालवीय ने ही 1916 में बीएचयू की स्थापना की थी, यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की भी स्थापना की थी। ठीक भाई, याद रखना। और इन्होंने ही एक नारा जो था सत्यमेव जयते को पॉपुलर किया था। अगर आपसे पूछा जाए कि आज़ादी के समय सत्यमेव जयते का नारा किसने प्रसिद्ध किया था, तो पंडित मदन मोहन मालवीय थे। सत्यमेव जयते का नारा प्रसिद्ध किया था, सत्यमेव जयते का नारा। और साथ में अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना भी की थी। अखिल भारतीय हिंदू, राइटिंग समझ लेना, मैं इसी लिख पाएंगे, महासभा की स्थापना भी किसने की थी? पंडित मदन मोहन मालवीय ने। और इनको आपको मालूम होगा भारत रत्न भी दिया गया है। अब पूरा क्वेश्चन रिपीट कर दूं। लीडर नामक समाचार पत्र लिखा, महामना की उपाधि महात्मा गांधी ने दी, सत्यमेव जयते का नारा आज़ादी के समय किसने प्रसिद्ध किया? मदन मोहन मालवीय ने। और अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना भी की, संस्थापक भी थे। ठीक, कहाँ भाग गए भाई? 13, एक तरफ नगर लिखे हैं और एक तरफ उनके संस्थापक लिखे हैं, और मिलान करके बताओ, मिलाओ भाई। एक तरफ नगर है, एक तरफ संस्थापक हैं। किसने कौन सा नगर बनाया? देखो, सही है। चेन्नई की स्थापना किसने की थी? फ्रांसिस डे ने। किसने? फ्रांसिस डे ने। और चेन्नई भारत का पहला नगर निगम था।
कलकत्ता की स्थापना जॉर्ज चार्नोक ने की थी, जॉर्ज चार्नोक ने। और मुंबई की स्थापना ओनाल्ड ने की थी। किसने की थी? ओनाल्ड ने। ये ऑलरेडी मिले हुए हैं, ये पहले से ही सेट है, ठीक। चेन्नई की स्थापना फ्रांसिस टे ने, कलकत्ता की स्थापना जॉर्ज चार्नोक ने और मुंबई की स्थापना ओनाल्ड ने की थी। मुंबई किस द्वीप पर स्थित है? सालसेट द्वीप पर स्थित है, सालसेट। ध्यान रखना, मुंबई किस द्वीप पर स्थित है? सालसेट द्वीप पर स्थित है। क्लियर है? मुंबई को 7 टापुओं का नगर भी कहा जाता है, 7 टापुओं का नगर। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? प्राक्कलन समिति, बताओ पहले बताओ, प्राक्कलन समिति में सदस्य कितने होते हैं? 30। कितने होते हैं? 30। और सभी सदस्य लोकसभा के होते हैं, सभी सदस्य लोकसभा के होते हैं। और प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 1 वर्ष होता है। कितना होता है? 1 वर्ष होता है। यह एक प्रकार की वित्तीय समिति है। वित्तीय मतलब संसद के संसदीय खर्च में कैसे कमी लाई जाए, सरकारी खर्च को कैसे नियंत्रित किया जाए, यही काम करती है प्राक्कलन समिति। इसका अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जा सकता है? बताइए भैया। देखिए, भारत में 2 प्रकार की निधियां होती हैं। एक होती है संचित निधि, जिसका वर्णन अनुच्छेद 266 में है, और एक होती है आकस्मिक निधि, जिसका वर्णन आकस्मिक निधि, जिसका वर्णन अनुच्छेद 267 में है। क्लियर? एक हो गया 266, एक हो गया 267। संचय निधि से में क्या होता है कि जितने भी संवैधानिक पद हैं, जैसे राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, सर्वोच्च न्यायालय के जज हैं, हाई कोर्ट का जज है, बड़े बड़े पद जो हैं उन सबका वेतन भारत की संचय निधि से दिया जाता है। और इसमें जो पैसा निकाला जाता है भारत की संसद के अनुमोदन के बाद ही निकाल सकते हैं, भारतीय संसद की अनुमोदन के बाद। आकस्मिक निधि में पर जो अधिकार होता है वो राष्ट्रपति का होता है। जैसे मान लीजिए कहीं सूखा हो गया, बाढ़ आ गई, या मान लीजिए भूकंप आ गया, तो आकस्मिक निधि से 500-600 करोड़ रुपया दे दिए राष्ट्रपति ने, तो आकस्मिक निधि पर नियंत्रण रहता है राष्ट्रपति का रहता है। पूरा वीडियो हो गया, इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। ओके।